हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? मज़े में हैं सब। आज की क्लास में हम लोग शुरू जो करेंगे वो होगा एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड। मतलब आपने एक प्रॉपर्टी का सौदा किया, सामने वाली पार्टी से कुछ एडवांस पैसा ले लिया और तय हो गया कि भाई 3 महीने में वो बाकी पैसा दे देगा और आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दोगे, उसके नाम से रजिस्ट्री कर दोगे। लेकिन साथ में ये भी डील हुई कि अगर उसने 3 महीने में बैलेंस पैसे नहीं दिए तो जो पैसा आपने लिया है वो आप फॉरफिट कर लेंगे, मतलब वो वापस नहीं करेंगे आप। तो ये जो पैसा हम फॉरफिट कर लेते हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफर भी नहीं किए, दिए भी नहीं, तो ये क्या इनकम है? अगर है तो कौन सी इनकम है, कहां टैक्सेबल होगी, यही बात सीखना है। राइट, चलिए देखिए। एडवांस मनी रिसीव्ड एंड रिटेन्ड। एडवांस मनी आपने रिसीव किया और रिटेन कर लिया। रिटेन कर लिया मतलब रख लिया, फॉरफिट कर लिया, दिया नहीं वापस। क्यों? क्योंकि डील ही ऐसी हुई थी कि अगर सामने वाली पार्टी बैलेंस पैसा ना दे तो आप एडवांस फॉरफिट कर लीजिएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इसके रिस्पेक्ट में लॉ क्या है। आपने प्रॉपर्टी परचेज की, मान लेते हैं 15/10/2010 को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी आपकी 5 लाख रुपया, 50 लाख रुपया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख रुपया। आपने क्या किया, किसी के साथ डील की टू सेल प्रॉपर्टी एट 60 लाख। किस दिन? 15/10/2012 को, ठीक है। आपने एडवांस रिसीव कर लिया ₹5 लाख। डील कैंसिल हो जाती है और आप 5 लाख फॉरफिट कर लेते हो, ठीक है। अब फिर से ये प्रॉपर्टी सेल होती है ऑन, फाइनली किसी दूसरे सेलर को सेल होती है ऑन 15/12/2023 को। तो सेल कंसिडरेशन तो वो होगी जितने में ये बिक रहा है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या किया जाएगा, 50 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए जो एडवांस रिसीव किए थे वो घटा दिया जाएगा, 45 लाख रुपए कॉस्ट हो जाएगी। अगर आपकी कॉस्ट कम कर दी गई है तो ऑटोमेटिक आपकी इनकम बढ़ जाएगी कि नहीं? बढ़ जाएगी। तो यही किया जाता है। अगर आपने एडवांस मनी रिसीव किया और फॉरफिट कर लिया तो वो आपकी कॉस्ट एक्विजिशन से कम कर दिया जाता है। लेकिन ये कानून कब तक था? 31 मार्च 2014 तक। ये 31 मार्च 2014 तक ही था। 1/4/14 से अब ये कानून क्या हो गया है कि अगर आपने एडवांस मनी रिसीव किया एंड फॉरफिट कर लिया तो ये आपकी बन जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आईओएस की इनकम। तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर जब 1/4/14 से कानून ये हो चुका है तो आप क्यों हमको ये पुरानी बात पढ़ा रहे हैं? इसकी तो अब जरूरत ही नहीं है। जरूरत है। अगर आपने पैसा 1/4/14 के पहले, 1 अप्रैल 2014 के पहले अगर रिसीव किया होगा तो क्या उस समय वो पैसा टैक्सेबल हुआ था अदर सोर्सेज? नहीं। राइट, आपने एडवांस पैसा रिसीव किया था लेकिन वो प्रॉपर्टी बिक अब रही है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब इस साल बिक रही है तो कम होगा ही ना इस साल। मैं समझाता हूं एग्जांपल से। कैपिटल एसेट परचेज्ड ऑन 10/10/2009, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख, ठीक है। एडवांस फॉरफिटेड ऑन 1/8/12 और 10/9/16।
अब ये 2 बार कैसे फॉरफिट किए हैं? 1/8/12 को आपने किसी से सौदा किया, 2 लाख रुपया रिसीव किया, ठीक है, और फॉरफिट कर लिया क्योंकि वो फिर वो पर बाकी पैसा दे के इस प्रॉपर्टी खरीदा ही नहीं। फिर 2016 में फिर हम किसी से एक सौदा डन किए, 3 लाख रुपए उसने एडवांस दिया, बाकी पैसा फिर दिया नहीं, ये भी पैसा फॉरफिट हो गया, ठीक है। फाइनली सेल हो रहा है ऑन 15/12/23 एट द रेट ऑफ ₹35 लाख, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा इस समय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये सॉल्यूशन हम करें कैपिटल गेन निकालने के लिए, तो सेल कंसिडरेशन हमारी कितनी है? 35 लाख। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना घटेगा? 1/4/14 के पहले जो पैसा फॉरफिट किए थे वो कम करना पड़ेगा कॉस्ट से, क्योंकि 1/4/14 के पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं मिला था, पैसा मिला था, कहीं टैक्सेबल ही नहीं हुआ था, तो वो आज भी हम कॉस्ट से घटाएंगे ताकि आज इनकम आपकी बढ़ जाए। तो यहां से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो घटेगा वो क्या होगा? 20 लाख माइनस 2 लाख, 18 लाख रुपए होगा। हालांकि आपको इंडेक्सेशन करना है, अभी आपको इसको इंडेक्स करना होगा तभी घटेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, 2 साल से ज़्यादा पे लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो हालांकि अभी इंडेक्सेशन से हमको मतलब नहीं है, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि 18 लाख रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। और ये जो 3 लाख रुपए ये क्या होगा? ये तो प्रीवियस ईयर 16-17 में ही आईयूएस बन चुका था। ये कैपिटल गेन हम तो 23-24 में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, पीवाई 23-24 में, ठीक है। और आईयूएस की इनकम आपको इस साल तो कुछ करनी ही नहीं है, बहुत पहले ही प्रीवियस ईयर 16-17 में आईयूएस की इनकम बनी थी, आईयूएस इनकम बन गई थी आपकी 3 लाख रुपीस। अब क्लियर हो रहा है आपको कि क्यों पुराना कानून भी जानने की आवश्यकता है? ये तो आपको ये डेट याद रखनी पड़ेगी। 1/4/14 के पहले अगर कुछ फॉरफिट हुआ है पैसा तो आप कॉस्ट से लेस करेंगे, ठीक है, आप कॉस्ट से लेस कर देंगे। लेकिन अगर 1/4/14 के बाद फॉरफिट हुआ है तो कॉस्ट से लेस मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी वो पैसा आया होगा उसी साल वो इनकम भी बन गया होगा, ठीक है, आईयूएस में। एनी एडवांस और अदर मनी रिसीव्ड and retained by the SSC shall be deducted from cost of acquisition or the WDV or the FMV as the case may be, ठीक है, shall be deducted from the cost of acquisition। कोई भी एडवांस पैसा रिसीव करोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस होगा। फिर और द WDV क्यों बोल रहा है? क्योंकि अगर मान लीजिए डेप्रिशिएबल एसेट के रिस्पेक्ट में आपने एडवांस मनी रिसीव किया, फॉरफिट किया, तो WDV से ही कम हो जाता है। मान लीजिए मेरे पास मेरी कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी WDV 4 लाख रुपए चल रही है, मैंने उसका सौदा किया, 10,000 रुपये एडवांस रिसीव किया, बाकी पैसा वो दिया नहीं और इसलिए डील हुई नहीं, तो 10,000 रुपया WDV से लेस हो जाएगा आप, ठीक है। FMV से कब लेस होगा? आपको पता है कि बहुत सारी जगह पे कॉस्ट को कॉस्ट नहीं माना जाता है, FMV को कॉस्ट माना जाता है। जैसे अभी आप इनकम डिक्लेरेशन स्कीम वाला पढ़े थे कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में जो आपने अपनी ब्लैक मनी दिखाई थी एसेट के फॉर्म में, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को ब्लैक मनी माना गया था। आप खरीदे थे 2 लाख का गोल्ड, वो नहीं माना जा रहा था ब्लैक मनी। आज उसकी मार्केट वैल्यू अगर 60 लाख रुपए है तो 60 लाख रुपए को क्या माना जा रहा था? आपकी ब्लैक मनी। तो जब आप इस गोल्ड को फर्दर बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? वही फेयर मार्केट वैल्यू जिसको ब्लैक मनी, जिसको आपकी इनकम मानी गई थी, राइट। तो फेयर मार्केट वैल्यू अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है तो फेयर मार्केट वैल्यू से घटाया जाएगा, ठीक है। तो अब उस गोल्ड का जिसको हम दिखाए इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में, उसका हम सौदा कर रहे हैं। अब किसी से 10,000 रुपया रिसीव हो गया तो, और फिर फर्दर वो पैसा दिया नहीं, तो हम 10,000 रुपये कहाँ से घटाएंगे? उसी FMV से, ठीक है, क्योंकि वही FMV अब मेरी कॉस्ट है ना। द अमाउंट फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर शैल नॉट बी डिड्यूस्ड। अच्छा, प्रीवियस ओनर ने कुछ पैसा अगर रिसीव किया था तो वो आप नहीं घटाएंगे कॉस्ट से, क्या मतलब है? फादर ने प्रॉपर्टी परचेज की यहां पे, ठीक है, फिर फादर ने ही फॉरफिट किया पैसा। फादर ने प्रॉपर्टी परचेज की 10 लाख की, यहाँ पे उस फादर ने फॉरफिट किया 1 लाख रुपया। फिर यहाँ पे सन को गिफ्ट के जरिए ये प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है। सन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर होता है, लेकिन अमाउंट फॉरफिटेड भी तो घटाया जाता है कॉस्ट से, ठीक है। ये सब 1/4/2014 के पहले हुआ है। देखिए ये है डेट 1/4/14,
यानी ये सब चीज 1/14 के पहले हुआ है, इधर वाला ये सब पहले ही हुआ है। तो 1/14 के पहले का पैसा फॉरफिट किया हुआ है तो घटेगा नहीं। प्रीवियस ओनर ने कुछ पैसा फॉरफिट किया है तो वो डिडक्ट नहीं होता है। हम कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लेते हैं, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ली जाएगी, अमाउंट फॉरफिटेड लेस नहीं होगा। ठीक है। Provided that where any sum of money received as an advance or otherwise in the course of negotiation for transfer of capital asset on or after 1/14, then such sum shall not be deducted from the cost for which the asset was acquired or the written down value or the fair market value। अगर 1/14 के बाद पैसा आया है तो वो कॉस्ट वगैरह से लेस नहीं होगा, as the case may be in computing cost of acquisition। Instead the income chargeable to tax under the head income from other sources, वो IUS में टैक्सेबल हो जाएगा। बट इफ एनी एडवांस मनी इज फॉरफिटेड अगेंस्ट एनी रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया अगेंस्ट रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड का सौदा किया, आपने कुछ एडवांस मनी रिसीव की, फॉरफिट कर ली, तो ये कहां टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल ही नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल एसेट के रिस्पेक्ट में अगर आपको पैसा मिलता है ना, तो उसकी बात कर रहा था कि कैपिटल एसेट का आपने के रिस्पेक्ट में आपने पैसा फॉरफिट किया है, तो वो कौन सी इनकम बन जाएगी? या तो कॉस्ट से रिड्यूस होगी 1/14 की पहले फॉरफिट किए थे, और उसके बाद अदर सोर्सेज बन जाएगी। लेकिन अगर वो कैपिटल एसेट ही नहीं है जिसके अगेंस्ट आपने पैसा फॉरफिट किया है, तो फिर ये कहीं इनकम बनेगी ही नहीं। देन इट कैनॉट बी ट्रीटेड एज इनकम बिकॉज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कैपिटल एसेट। देखिए बहुत साफ साफ लिखा हुआ था, ये इनकम कब बनती है? इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अगर आपको पैसा कब मिला है? इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। आप एक कैपिटल एसेट की नेगोशिएशन कर रहे थे, एडवांस मनी रिसीव किया और फॉरफिट कर लिए, तो वो इनकम बनती है, ठीक है। 1/14 के पहले अगर रिसीव किए थे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम करेंगे, अल्टीमेटली कॉस्ट से कम करेंगे तो इनकम तो बढ़ ही जाएगी, और अगर उसके बाद रिसीव हुई थी तो आईओएस की इनकम है। लेकिन पैसा आना कहां से चाहिए? नेगोशिएशन ऑफ कैपिटल एसेट हुआ था। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को के लिए अगर आपको एडवांस पैसा मिला ना और फॉरफिट कर लिए, तो वो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट है। फेयर मार्केट वैल्यू टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वेयर कंसिडरेशन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अच्छा देखिए, पहले एक परेशानी आई थी जहां पे लोग कह रहे थे कि हम तो कॉस्ट डिटरमिन ही नहीं कर पा रहे हैं, ये तो मेरी सेल्फ जनरेटेड है, मेरे खून पसीने हैं 50 साल के। तो सरकार ने बहुत सिंपल सा कहा, जहां भी तुम नहीं पता कर पा रहे हो ना कि कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी कॉस्ट निल है, ठीक है। तो अब एक नई कहानी शुरू हो गई उसके बाद की कॉस्ट, अब हमको सेल वैल्यू ही नहीं पता हमने कितने में बेचा। तो सरकार कह रही है कि अगर तुमको नहीं पता चल रहा है ना कितने में बेचे हो, तो जिस सामान को तुम बेचे उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उतने में ही तुम बेचे हो। जैसे कॉस्ट नहीं पता चल रहा था, तो कोई अगर ये कहानी करे कि हमको कितने में बेचे, सेल ही नहीं पता चल रही है, तो फेयर मार्केट वैल्यू उसका जो भी है, where the consideration cannot be ascertained or determined, the fair market value on the date of transfer of assets shall be taken to be full value of consideration for computing capital gain। ठीक है। अगर आपको कॉस्ट नहीं पता है, देखिए से कैपिटल गेन निकालने के लिए सेल माइनस कॉस्ट करना होता है, तो आप नाटक दो ही चीज कर सकते हो। आप कहोगे हमें कॉस्ट नहीं पता है, तो सरकार कहती है कॉस्ट निल है। आप कहते हो हमको सेल नहीं पता, तो कह रही है जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही सेल वैल्यू है। आपको सेल नहीं पता है कितने में हुई है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ही सेल वैल्यू है, राइट। मतलब कैपिटल गेन तो अब निकलेगा हर हाल में, ठीक है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, यही है इंडेक्सेशन, बार बार आपको सिखा रहे थे ना, यही है इंडेक्सेशन। हम शॉर्ट में इसको बोलते हैं CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। और ये कब लगता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कब लगाया जाता है? व्हेन द एसेट इज लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म कब होती है एक एसेट? लॉन्ग टर्म कब होती है? तो कुछ एसेट तो 1 साल 1 दिन पे लॉन्ग टर्म होती है, मतलब ग्रेटर 1 ईयर पे लॉन्ग टर्म होते हैं। कुछ एसेट ग्रेटर 2 ईयर पे लॉन्ग टर्म होते हैं। कुछ एसेट ग्रेटर 3 ईयर पे लॉन्ग टर्म होते हैं। अब कौन कितने ईयर पे लॉन्ग टर्म होता है ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर वो लॉन्ग टर्म है तो आपको उनके कॉस्ट को इन्फ्लेट करना पड़ेगा, उस पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा के इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनाना पड़ेगा। आपको कॉस्ट की जगह क्या बनाना पड़ेगा? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंप्रूवमेंट को भी क्या बनाना पड़ेगा? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट प्रीवियस ईयर इज गिवन बिलो। इनकम टैक्स में सभी चीज ना
असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में दी होती है। असेसमेंट ईयर इसका ये राइट, ये प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर 1-2 से शुरू होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। प्रीवियस ईयर 1-2 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 100, 2-3 का कितना है अगले साल का 105। इसका मतलब क्या है मालूम है? जो चीज 1-2 में 100 की थी, महंगाई के हिसाब से वो 2-3 में 105 की हो गई, और वही चीज 3-4 में कितने की हो गई? 109। मतलब जो चीज 2001-2 में 100 रुपए की थी, वो महंगाई के हिसाब से 3-4 में हो गई 109। वही चीज महंगाई के हिसाब से 4-5 में कितनी हो गई? 113। ये है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है, तो क्या आपको ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स याद करना पड़ेगा? आंसर इज नो, याद नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ 2 कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स याद करना होता है हमेशा। पहले साल का 2001-2 का 100 है, और 23-24 का जो आपका करंट ईयर होता है वो याद करना पड़ता है, उसका है 348। तो ये रख लीजिए, 23-24 का 348। अब इसको यूज कैसे करते हैं, आइए एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। बिल्डिंग परचेज्ड ऑन 5-10-13 at ₹50 lakh, sold for ₹2.30 crore on 1/3/24। ठीक है, अब आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है जरा देखिए, ताकि आपको पता चले ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग हो गई 5-10-13 से लेके कब तक? जिस दिन बेचते उसके एक दिन पहले तक, 29 फरवरी 2024। ये बताइए, बिल्डिंग के केस में पीरियड क्या है? 1 साल वाला वो चलता है स्लैब की, 2 साल की, 3 साल वाला? यहाँ 2 साल वाला है। लैंड बिल्डिंग 2 साल वाला कट ऑफ है यहाँ पे, 2 साल तक शॉर्ट टर्म, 2 साल 1 दिन पे लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग दिस इज ग्रेटर 2 ईयर। ठीक है, अब आपको एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है कितना साल हुआ, बस ग्रेटर 2 ईयर है ना। बिल्डिंग के केस में 2 साल से ऊपर ही देखना होता है। इसका मतलब बिल्डिंग इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, तो अब कैपिटल गेन कौन सा कंप्यूट होगा? एलटीसीजी कंप्यूट होगा। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ एलटीसीजी। सेल कंसिडरेशन ₹2,30,00,000 लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट आप लिखेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 50 लाख रुपए। इसको इंडेक्सेशन करना है 50 लाख। कैसे इंडेक्सेशन होता है आइए समझिए। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए इस समय जो महंगाई चल रही है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स PY 23-24 का, जब बिका है उस साल का। ये कौन सा ईयर है? PY 23-24। डिनोमिनेटर में डालेंगे आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस साल आपने परचेज किया था। परचेज किया था 5-10-13 यानी 13-14। CII प्रीवियस ईयर 13-14। तो 50 लाख इंटू CII 23-24 348, और CII 13-14 कितना हुआ? 13-14 का होता है 220। आइए मैं आपको दिखा दूं कैसे लिया। 23-24 का 348 और 13-14 प्रीवियस ईयर का 220। डिनोमिनेटर में उस साल की महंगाई डालिए जिस साल वो खरीदा था, और न्यूमरेटर में डाल दीजिए उस साल की महंगाई जिस साल आप बेच रहे हो। तो भाई 220 की चीज 348 की हो गई ना, इसीलिए हम कह रहे हैं 50 लाख में 348 मल्टीप्लाई करो, 220 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा ये कितना हो गया इन्फ्लेट होके। $79,09,091। 2,30,00,000 माइनस 79,09,091।
1,50,90,909 इज LTCG। आया समझ में? ये ऐसे होता है यूज। आइए एक और एग्जांपल से दिखा दें आपको CII यूज करने का तरीका। आपने बिल्डिंग परचेस की थी 50 लाख रुपए की 8 अगस्त 2020 को। उस बिल्डिंग में आपने 10 लाख रुपए इंप्रूवमेंट पे खर्चा किए 1/5/21 को, फिर 5 लाख रुपए खर्चा किए 1/4/22 को, फिर 4 लाख रुपए खर्चा किया 1/5/23 को, और फिर फाइनली आपने 2,20,00,000 रुपए की उस बिल्डिंग को बेच दिया 1 मार्च 24 को। ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से देखा जाता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए इसको कंसिडर नहीं किया जाता, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग जो एसेट परचेज है और जो सेल की डेट है, बस ये डेट आप देते हैं। ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगी 8/8/20 से लेके 29 फरवरी 24। जिस दिन आप ट्रांसफर करते हो उसके एक दिन पहले तक होल्डिंग कहलाती है। ठीक है। ये बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में है, तो बस ये देखना है 2 साल से ज्यादा है क्या? हाँ, ये ग्रेटर 2 ईयर है। ग्रेटर 2 ईयर है, इसका मतलब ये पीरियड ऑफ होल्डिंग ग्रेटर 2 ईयर का मतलब एसेट इज लॉन्ग टर्म, बिल्डिंग इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब बिल्डिंग अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो अब हम कैपिटल गेन निकालेंगे विच इज वुड बी लॉन्ग टर्म कंप्यूटेशन ऑफ LTCG। अच्छा, अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हो तो आप इंडेक्सेशन करते हो। ठीक है। कॉस्ट का भी, इंप्रूवमेंट का भी, सबका इंडेक्सेशन करेंगे हम, सब पे महंगाई का इफेक्ट लगाएंगे। इंडेक्सेशन हो सकता है साल ही भर पुरानी है, अरे इंप्रूवमेंट जो है सिर्फ साल भर पुरानी है, तो भी क्या इंडेक्सेशन करेंगे? हाँ। अगर एसेट लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट और इंप्रूवमेंट दोनों पे इंडेक्सेशन होगा। ठीक है। ये नहीं देखना है कि ये इंप्रूवमेंट को क्या साल हो गया है, ये सब नहीं देखना है। हो सकता है इंप्रूवमेंट अभी 1 साल ही पुरानी है, फिर भी इंडेक्सेशन दोगे? हाँ, क्योंकि बिल्डिंग तो 2 साल से पुरानी है ना, लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन होगा। अब आइए शुरू करते हैं सेल कंसिडरेशन। 2,20,00,000। ठीक है। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख इंटू, ऊपर तो 348 होगा करंट ईयर, नीचे क्या होगा? नीचे होगा 20-21 का CII, 20-21 का, 20-21 का CII कितना है देखो, 20-21 का ये 301। ठीक है। अब इसके बाद हम घटाएंगे फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, 1/5/21 को किए 10 लाख। 1/5/21 का मतलब क्या हो गया? 21-22, 21-22 का देख लो 317 है, इंटू 348 डिवाइडेड बाई 317, फिर माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अरे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 5 लाख, 1/4/22 का है,
1/4/22, 1/4/22 मतलब 22/23, 22/23 का है 331, 348/331। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है? 4 लाख रुपए। 1/5/23 को 4 लाख, 1/5/23 को इसी प्रीवियस ईयर में बिका है। अगर इसी प्रीवियस ईयर में बिका है ना तो इंडेक्सेशन का इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में हम करते हैं सेल वाला और डिनोमिनेटर में हम करते हैं जिस साल खर्चा हुआ है। तो खर्चा किस में हुआ है? 23-24 में ही, 23-24 में हुआ है ना। 1/5/23 मतलब 23-24, 23-24 का 348 ही है। तो एक्चुअली यहाँ पे इंडेक्सेशन हम इसलिए नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपको हम क्यों ये क्वेश्चन करा रहे हैं, बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या इंडेक्सेशन करना है? हाँ करना है, सभी इंप्रूवमेंट का करना है। इंप्रूवमेंट कितना पुराना है ये थोड़ी ना देखना है, आपको देखना है एसेट कितनी पुरानी है। एसेट लॉन्ग टर्म थी, हाँ, तो इंडेक्सेशन होगा, यही आपको दिखाना चाहते हैं, इंडेक्सेशन होगा। सब में देखिए इंडेक्सेशन, ये साल भर पुराना था इंडेक्सेशन किए, ये 2 साल पुराना था इंडेक्सेशन किए, कर रहे हैं ना सब में इंडेक्सेशन। इसमें भी इंडेक्सेशन होता, लेकिन इंडेक्सेशन को करेंगे तो कुछ हो नहीं ना रहा है। न्यूमरेटर में आप करते हो ईयर ऑफ सेल, डिनोमिनेटर में आप करते हो ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, जिस साल का वो खर्चा है। तो भाई दोनों एक ही साल का है तो इसलिए कुछ हुआ नहीं है सर। अंडरस्टूड? अब आइए सॉल्व कर लीजिए इसको। 50 लाख इंटू 348 भागे 301, 57,80,731। 10 लाख इंटू 348 भागे 317, 10,97,792। 5 लाख इंटू 348 भागे 331, 5,25,680 रुपया, और ये 4 लाख है। One crore 41,95,797 is the long term capital gain. आ रहा है समझ में सबको? आइए अगली हेडिंग देखते हैं। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड एट द टाइम ऑफ कॉर्पोरेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। पहले आइए इस बात को समझिए, कॉर्पोरेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या है। इंडिया में 1999 तक जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं ये सब एओपी की तरह काम कर रहे थे। एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन निकाली 31/3/1999 कि इस डेट तक सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी बनाइए। अगर आप कंपनी नहीं बनाएंगे तो लाइसेंस रद्द है, स्टॉक एक्सचेंज अब आगे चलेगा नहीं। पहले एओपी की तरह काम करता था। इसका मतलब क्या था? स्टॉक एक्सचेंज कैसे बनता था? मतलब कुछ लोग मिलते थे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्रिएट करते थे और एक स्टॉक एक्सचेंज बना लेते थे कि भाई ये एक जगह है जहां पे शेयर की खरीद बिक्री होगी, आप आइए किसी भी कंपनी का शेयर खरीद बिक्री कर सकते हैं। और जो लोग मिल के बनाते थे वो सब खुद ही कौन होते थे? जनरली ट्रेडर्स ही होते थे, ठीक है। वो दिन भर बैठ के अपना भी खरीद बिक्री करते रहते थे, कोई आता था उसका भी खरीद बिक्री करवाते रहते थे, ठीक है। पहले ऑनलाइन तो मार्केट होता नहीं था, पहले तो इसी तरीके से होता था भाई, फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते थे और जो स्टॉक एक्सचेंज खोल के बैठा है वो एक तरीके का ब्रोकर है समझ लीजिए बस, ठीक है। वो बायर सेलर को मिलवा देता था तो अपनी ब्रोकरेज कमाता था उसमें, अब खुद भी बैठ के दिन भर शेयर खरीदता बेचता रहता था, वहाँ भी पैसे कमाता था। तो सब ईओपी की तरह ऑपरेट हो रहे थे। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम भी थोड़ा बहुत बैठा लिए थे, लेकिन सिस्टम यही था मोटा मोटी कि ईओपी की तरह ही सब चल रहा था। तो 1999 में जब गवर्नमेंट ने कहा कि आपको सब कंपनी बनाना पड़ेगा नहीं तो ये लाइसेंस रद्द हो जाएगा, तो लोगों ने क्या किया,
डीम्यूचुअलाइजेशन कॉरपोरेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन, कॉरपोरेशन किया मतलब कंपनी बनाया, और डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब जो ये म्यूचुअलाइजेशन था, एओपीएस म्यूचुअलाइजेशन मिलके काम करना, इसको डीम्यूचुअलाइज किया यानी खत्म किया। ये म्यूचुअलाइजेशन पे जो काम हो रहा था, एओपी की तरह काम हो रहा था, वो बंद किया गया। कॉरपोरेशन मतलब कंपनी बनाना, डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब समझिए एओपी को खत्म करना। ठीक है, तो कॉरपोरेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के समय में शेयर्स मिला। अब ये क्या मतलब है? जिसको आज बेचा गया, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटेड एट दैट टाइम, उस समय जो शेयर मिला। अब ये क्या चीज है शेयर मिला? ध्यान से समझिए, एओपी क्या है? एक्चुअली है तो पार्टनरशिप की तरह, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो लोग काम करते हैं और वही लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट भी वही लेते हैं, वही लोग काम भी करते हैं, ऐसा ही होता है। कंपनी के केस में काम करने वाला अलग होता है और पैसा लगाने वाला अलग होता है। ईओपी में जो काम कर रहा है वही पैसे लगाया है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, लेकिन काम कौन देखता है, कंपनी कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको शेयर होल्डर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आज हम एओपी में पैसा लगाएंगे तो पता है एओपी में बैठ के काम भी करेंगे। ठीक है, एओपी के मालिक हम बैठ के काम भी करेंगे। हम कंपनी में पैसा लगाएंगे, रिलायंस कंपनी में, हम रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, लेकिन क्या रिलायंस कंपनी में हम अंदर जा सकते हैं? गेट कीपर हो सकता है गेट से ही भगा दे। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, क्या हम रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर खरीदे हैं तो कल रिलायंस कंपनी चले जाए, मुकेश अंबानी के बगल में कुर्सी लगा के बैठ जाए, हम भी खरीदे हैं रिलायंस कंपनी के शेयर हैं मेरे पास, कहोगे तो अभी खोल के दिखा देंगे, अपने डीमैट अकाउंट में होल्डिंग है मेरे पास, बैठ जाए जाके। नहीं, पॉसिबल नहीं है। अरे रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी क्या, उनका प्यून भी नहीं बैठाएगा अपने बगल में, हमको वहां भी कुर्सी लगा के नहीं बैठ पाएंगे हम। मैं बताना आपको जो चाहता हूं वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैनेजमेंट कंपनी में अलग होता है, मैनेजमेंट देखने वाले लोग अलग है, पैसा लगाने वाले लोग अलग है। पैसा लगा के हम शेयर होल्डर बन सकते हैं कंपनी का मैनेजमेंट मेरे हाथ में नहीं आ सकता है। उसके लिए शेयर होल्डर्स हमें इलेक्ट करेंगे, हमें डायरेक्टर बनाएंगे, तब हम कंपनी अपने हाथ में कंट्रोल ले सकते हैं उसके ऑपरेशन का। लेकिन एओपी वगैरह में ऐसा नहीं होता, दोनों चीज एक ही इंसान के हाथ में होती है। तो जब जो स्टॉक एक्सचेंज था वो तो एओपी था, तो एओपी को जब बंद किया गया और कंपनी बनाया गया तो सभी लोग को पता है क्या दिया गया? दो चीजें दी गई। जितने लोग भी इसमें मेंबर थे एओपी में, मेंबर ऑफ एओपी थे, उनको दो चीजें मिली। एक तो मिला उनको इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है, क्योंकि अब ये कंपनी बन गई है तो इक्विटी शेयर दिया गया। और दूसरा उनको दिया गया राइट टू ट्रेड। राइट टू ट्रेड का मतलब क्या है? पहले ये लोग एओपी के जो मेंबर थे बैठ के दिन भर अपना भी तो खरीद बिक्री किए रहते थे वहीं पे बैठ के, तो राइट टू ट्रेड एक अधिकार दे दिया गया कि आप बैठ के यहाँ ट्रेड भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं दिया गया होता तो क्या सभी के पास अधिकार होता वहां बैठने का बिजनेस में? नहीं। आप समझ पा रहे हैं ना, कंपनी में पैसा लगा देने के लिए आपको इक्विटी शेयर मिल जाता है, लेकिन आपको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो उसके लिए आपके पास एक दूसरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग तो दिन भर बैठ के वहां अपना ट्रेडिंग भी करते थे, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को राइट टू ट्रेड भी इशू कर लिया सारे मेंबर्स को। ठीक है, जिसको हम पता है क्या बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जैसे बीएससी का राइट टू ट्रेड किसी को मिला है तो बोलते हैं बीएससी टिकट, एनएससी टिकट, इससे एंट्री होती है अंदर स्टॉक एक्सचेंज के, बैठ के ये सब ट्रेडिंग करते हैं। राइट, तो दो चीजें मिली। अब बोल रहा है कि ये जो इक्विटी शेयर था इसको सेल किया गया तो क्या होगा, इसको सेल किया गया तो क्या होगा? क्योंकि ये जो एओपी को इक्विटी शेयर मिला, राइट टू ट्रेड मिला, ये तो 1999 में हो ही चुका है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अब क्या होगा, इसके पहले की कहानी मुझे नहीं समझनी है कि तब क्या हुआ कैसे हुआ। जो इक्विटी शेयर 1999 में और राइट टू ट्रेड 1999 में मिला था, अगर वो कोई अब बेचेगा तो क्या होगा, दिस वी हैव टू स्टडी, ये हिस्सा समझना है। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। आप एओपी के मेंबर बने थे 5 लाख रुपए की कैपिटल लगा के। आपकी कैपिटल कितनी थी? 5 लाख रुपए। सभी एओपी के मेंबर कैपिटल लगाए थे। एओपी कैसे तैयार हुआ था? मान लेते 10 लोग मिलकर 5-5 लाख रुपए लगा के एओपी बनाए और स्टॉक एक्सचेंज खड़ा कर दिए, तो 5-5 लाख रुपए सबकी कैपिटल थी, टोटल 50 लाख रुपए से स्टॉक एक्सचेंज बना था। तो जब उनको इक्विटी शेयर दिए जाएंगे तो उसकी कीमत 5 लाख रुपए हो जाएगी। उनको इक्विटी शेयर दिए गए, इसकी कॉस्ट हो गई 5 लाख रुपया। तो राइट टू ट्रेड की कॉस्ट कितनी हो गई? अरे भाई 5 ही लाख रुपए लगाए थे, वही हम शेयर की कीमत मान लिए, तो इसकी कॉस्ट तो नील हो गई।
शेयर बिकेगा ये तो हमें समझ में आ रहा है। क्या राइट टू ट्रेड भी बिक जाएगा? हाँ, राइट टू ट्रेड बिक जाएगा और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते हो उतनी ज्यादा है। अब आप कहोगे सर इतना कीमत क्यों है? राइट टू ट्रेड मतलब बीएससी के अंदर जाके बैठ के कोई ट्रेड कर सकता है। एक्चुअली इसकी कीमत इसलिए ज़्यादा है ना कि आपको अंदाज नहीं है कि आप अगर बीएससी के अंदर बैठते हो तो आपको किन किन इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है। जैसे मुझे मालूम है कि एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी रिलायंस कंपनी के 1 लाख शेयर खरीदने वाला है, ये मुझे पता चल गया है। ठीक है, मैं बीएससी में ही बैठा हुआ हूँ ना, ठीक है, तो मुझे पता चल गया है कि 1 लाख शेयर खरीदेगा। कैसे पता चल गया है? एक्चुअली बड़े ऑर्डर्स को ना ब्रेक करके लगाया जाता है, ठीक है, लेकिन मुझे तो सारी इन्फॉर्मेशन है ना कि ये ऑर्डर ब्रेक करके लगा है। एक बार में अभी 1000 ऑर्डर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही बाई हो जाएगा फिर 1000 ऑर्डर दिखाई देगा, फिर 1000 ऑर्डर दिखाई देगा, 1 लाख शेयर खरीदना है। तो मुझे मालूम है भाव बढ़ेंगे, हम अपना शेयर खरीदेंगे अभी रिलायंस कंपनी के, थोड़ी देर में भाव बढ़ेगा, बेच देंगे। अब आपको समझ में आ रहा है कि बीएससी में बैठने का, एनएससी में बैठने का फायदा क्या है? अंदर बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन एक्सेस है, ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सेस है जो लोगों के पास नहीं है। आप कुछ फायदा एक्स्ट्रा बना सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, कितनी इसकी कीमत होगी? एक तो सबसे पहली बात आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लिमिटेड लोगों के पास है। ठीक है, जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज खड़ा किया था उनके पास है, वो बेचेंगे क्या? बेचेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर कोई बेच रहा होगा तो उसको जितना चाहे जितना मांग सकता है लोग दे देंगे। मतलब कुछ 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई उसकी कीमत ही नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज अबंडेंस में थोड़ी ना है, ये तो बस लिमिटेड है, जितने के पास है वो है। ठीक है, तो जितने में चाहे उतने में बेच सकता है। खरीदार को बोली लगानी पड़ेगी, भाई मैं इतने में तैयार हूं, तो शायद वो एग्री करे तो बेच दे। ठीक है, तो राइट टू ट्रेड अगर सेल होता है तो इसकी कॉस्ट नील घटाई जाएगी, और इसमें ये सेल होता है तो इसकी कॉस्ट जो भी थी, जो कैपिटल लगाए थे उतना उसकी एसेट की कॉस्ट, इक्विटी शेयर की कीमत मानी जाएगी। इजी है ना? The following special provisions are applicable if stock exchange is converted into company and member of old stock exchange are allotted equity share and right to trade in the newly formed stock exchange. Capital asset. Allotment of equity share in the newly formed stock exchange. Allotment of equity share in the newly formed stock exchange. और दूसरा है राइट टू ट्रेड इन द न्यू एक्सचेंज। दो चीज़ें मिली है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इक्विटी शेयर की कीमत कितनी होगी? जितना कैपिटल लगाए थे आप। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप टिकट इन द ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज, ओल्ड टिकट स्टॉक एक्सचेंज में जितने में आपको मेंबरशिप मिली थी, मतलब जितना आप कैपिटल लगाए थे सीधा सीधा। ठीक है, मेंबरशिप टिकट मतलब मेंबरशिप, आप कितना रुपया दे के मेंबर बने थे एओपी का, जो आपकी कैपिटल थी। इनडायरेक्ट तरीके से बोले तो जो आप कैपिटल लगाए थे एओपी में, वही आपको जो इक्विटी शेयर मिलेगा उसकी कीमत हो जाएगी। ठीक है, राइट टू ट्रेड की कीमत तब नील हो गई है। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या मानी जाएगी? जिस दिन जब आप ये शेयर बेचोगे तो आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग पता है कहां से ली जाएगी? शुरू से ली जाएगी। जब ये बेचोगे तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ये नहीं है, शेयर बेचोगे तो पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से है। 5 लाख रुपया जहां से हम कीमत उठाते हैं ना, वहीं से होल्डिंग पीरियड ली जाती है। ये हम कई बार आपको समझाए हैं। जहां से आप कॉस्ट पकड़ के लाते हो ना, वहीं से पीरियड ऑफ होल्डिंग भी पकड़ी जाती है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी शुरू से ली जाएगी, फ्रॉम द डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ मेंबरशिप टिकट इन द ओल्ड एक्सचेंज। और ये भी मैंने आपको सिखाया है हमेशा कि अगर ए बी बन जाए और फिर बी को आप फर्दर सेल कर देते हो, तो होल्डिंग पीरियड यहां से यहां होती है और इंडेक्सेशन यहां से यहां होता है। क्या ये बात सिखाई है कि नहीं? सिखाई है, कन्वर्जन वगैरह में भी सिखाई थी ये बात। तो वही चीज़ तो यहाँ हो रहा है। एओपी की कैपिटल क्या बन गई यहाँ पे? एओपी की कैपिटल यहाँ पे क्या बन गई? इक्विटी शेयर इन स्टॉक एक्सचेंज, और यही यहाँ सेल हो रहा है। तो ये कन्वर्जन ही तो है एक तरीके का। ठीक है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ से यहाँ, इंडेक्सेशन यहाँ से यहाँ। इसकी भी राइट टू ट्रेड भी जो पहले दिन से होगा, पूरा फर्स्ट डे से, जिस दिन आप एओपी में एक मेंबर बने थे। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन भी आपको बता ही दिए हम। द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल बी फ्रॉम द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी। जिस दिन एसएससी के पास आया, वो एसेट जिसे वो बेच रहा है वहां से इंडेक्सेशन लेंगे।
इतना अंग्रेजी जानने की जरूरत ही नहीं है। पीरियड ऑफ होल्डिंग देखिए, एओपी की मेंबरशिप थी, इससे आपको फिर स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मिला और राइट टू ट्रेड मिला, फिर हमने इसको बेच दिया, यही हो रहा है। पीरियड ऑफ होल्डिंग देखिए शुरू से लेके यहाँ तक की ले रहे हैं। राइट टू ट्रेड के लिए भी पीरियड ऑफ होल्डिंग पूरी पूरी ले रहे हैं। इंडेक्सेशन यहाँ से यहाँ करना है, लेकिन राइट टू ट्रेड में इंडेक्सेशन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट कितनी है इसकी, अंडा, अंडा पे आप कितना भी इंडेक्सेशन कर लोगे कितना रहेगा, अंडा, अंडा पे तो इन्फ्लेशन कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो अंडा ही आएगा ना। तो इंडेक्सेशन इतने पीरियड का होना चाहिए, लेकिन कह रहा है ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नहीं। ठीक है ये बात। तो चलिए एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आएंगे तो आगे बात करेंगे आपसे। विल स्टॉप हियर।